बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। 2 दिन से आप इत्तलात सुन रहे हैं, खास करके कल रात जो हमले हुए हैं उससे पाकिस्तान की फिजाई अफवाज ने जो हमले किए और बिल्कुल एक्यूरेट इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर किए। आपने देखा 35 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। उसमें उज़्बेक भी थे, ताजिक भी थे, तुर्कमानिस्तान के लोग भी थे, यानी दुनिया भर के लोग वहां पे मौजूद हैं, जो कि इस कार्रवाई के बाद 35 के करीब और एक अहम तालिबान कमांडर भी इसमें मारा गया। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत भरपूर तरीके से हमलों के लिए तैयार है और ईंट का जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से देने को भी तैयार है। वो कहते हैं प्यार से बात करोगे तो प्यार की बात करेंगे और अगर मार की बात करोगे तो फिर हम भी मारना जानते हैं। आज बाड़ा में भी गनशिप हेलीकॉप्टरों ने वहां कार्रवाई की और जो मेजर शहीद हैं जहांजेब, उनके जो दुश्मन थे या दहशतगर्द थे जिन्होंने प्लानिंग की थी, उनके ऊपर भी हमला किया और ये जवाब दिया कि हम एक गैरतमंद फौज हैं, हम एक गैरतमंद मुल्क हैं और हम अपने अफवाज के ऊपर, अपने जवानों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। अहम डेवलपमेंट ये भी है कि 23 के करीब जो हमारे एफसी एहलकार शहीद हुए, मालूम ये हुआ है कि उनको अफगानिस्तान में शहीद किया गया। वजारत खारजा ये कहती है कि हम इस बारे में अफगानिस्तान से भरपूर एहतजाज भी करेंगे। आखिर अफगानिस्तान क्यों पनाह दे रहा है हमारे दुश्मनों को, ये भी एक अहम सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। फिजाई अफवाज जो हमारे इत्तलात हैं वो छोटे लेवल पे ड्रोन्स तैयार किए गए हैं जो कि एक्यूरेट इंटेलिजेंस लेते हैं और उसके बाद ये पाकिस्तानी अफवाज के पास है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है जिसकी बुनियाद पे ये हमले किए गए हैं और बड़े ही इफेक्टिव हुए हैं। इसके अलावा इत्तलात ये भी है कि फोर्सेज इलाके में पहले से मौजूद हैं, हमारी जो जमीनी अफवाज हैं, जबकि ताजा दम दस्ते जो हैं उनको भी रवानगी के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। मौसम बदलने का इंतजार है, जैसे ही मौसम बदलेगा जमीनी दस्तों को भी कार्रवाई का हुक्म दिया जा सकता है मुमकिना तौर पर। इसके अलावा जब तक मौसम नहीं बदलता तब तक फिजाई हमले किए जाएंगे जो कि एक्यूरेट इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर होंगे ताकि दहशतगर्दों की कमर तोड़ी जा सके। जो सेंटकॉम के जनरल थे लॉयड, वो भी पाकिस्तान में आए थे। उन्होंने भी सरहद के दूसरी तरफ से जो टीटीपी के अफराद हैं उनके ठिकाने तबाह करने के लिए उन्होंने कहा और इसके अलावा जो नेटो और अमेरिका के अफगानिस्तान के हवाले से तहफ्फुजात हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उनसे भी आगाह किया। ये भी आपको बताते चले कि ये जो सारी एक्टिविटी इस वक्त रीजन के अंदर हो रही है, पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी जो हुक्काम हैं वो भरपूर तरीके से इससे आगाह हैं और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जो भी ऑपरेशन किया जाएगा वो पाकिस्तान के मफाद के अंदर ही किया जाएगा, ये हुकूमत का कहना है। ये भी खबर आ रही है कि वजीर आजम को कन्विंस किया जनाब राहिल शरीफ साहब ने और उनको मनाया या उनको यकीन दिलाया कि हम कार्रवाई कर सकते हैं, हम इन सारे मामलात को देख सकते हैं, जिसके बाद वजीर आजम ने गो अहेड दिया है इन स्ट्राइक्स का, इन एयर स्ट्राइक्स का, जिसके बाद आपने देखा कि कल से अब तक पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उनको एक बड़ी कामयाबी जरूर नसीब हुई है। इसके असरात क्या मुरतब होंगे, क्या तालिबान खामोशी से बैठ जाएंगे या इसका बैकलैश होगा, इसके लिए हम कितने तैयार हैं। हमने कोई कौमी पॉलिसी बनाई है, कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें इंतहाई मोतबर पैनल ज्वाइन करेगा। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्टूडियोज में जनाब जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वजीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ है मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक है। बहुत इनके ताल्लुकात भी हैं, मरासम भी हैं तालिबान से, इनसे भी सुनेंगे कि असल कहानी क्या है इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान की। हमें जनाब शफकत महमूद साहब भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अपने कौमी असम्बली हमारे बहुत मोहतरम हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपके भी ज्वाइन करने का। और सबसे पहले शफकत साहब, मैं चूंकि हुकूमत का मौक़िफ़ बाद में होगा, थोड़ी देर में हमें मोहम्मद मालिक साहब भी ज्वाइन करेंगे, तज्ज़िया निगार हैं। उनसे पहले मैं शफकत साहब से पूछ लूं, शफकत साहब ये जो मुज़ाकरात अब जाहिर है कि लग रहा है कि किसी करवट नहीं बैठे, उनमें तातुल भी है, डेडलॉक भी है। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हम जब तक आप कार्रवाइयां करेंगे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस फैसले को आपकी पार्टी किस नजर से देखती है और फिर रात जो कार्रवाई हुई है उसको आप किस नजर से देखेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, आज से 2 दिन पहले हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ था उसमें हमने साफ कहा था कि जिस दरिंदगी से 23 FC के एहलकारों को शहीद किया गया और जिस तरीके से ये दहशत गर्दी के वाक़यात जारी हैं उससे मुज़ाकरात जारी रखना जो है वो मुश्किल हो गया है और ये पै दर पै दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं वो ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर रहे जिससे मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रह सके। तो इसमें तो हमने क्लियरली एक स्टैंड लिया है और हम कहते हैं कि अगर अपनी पार्टी ने ये वाज़े तौर पे कहा है कि दहशत गर्दी की कार्रवाई अगर जारी रहेगी तो मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद जहाँ तक कार्रवाई का ताल्लुक है यकीनन अगर वो इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो उसके बाद अगर वाकई वहाँ पे ये सारे लोग मौजूद थे और मैं तो बड़ी जो सही चीज़ नज़र आई या जो इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई वो है कि इसमें गैर मुल्की कितने हैं, जिसमें उज़्बेक हैं, जिसमें ताजिक हैं। तो ये अगर दुनिया के दहशत गर्दों ने यहाँ आके हमारे मुल्क में अफरा तफरी पैदा करनी है और दहशत गर्दी करनी है तो फिर फौज भी मजबूर होगी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो इसका मतलब है कि आप पीटीआई इस वक्त जो कार्रवाई हुई है उसको सराहती है और ये समझती है कि ये दुरुस्त कार्रवाई है जो कि पीटीआई ने तो आज से 2 दिन पहले पीटीआई ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि अगर इस किस्म की दहशत गर्दी जारी रही तो मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सकता और अगर मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ेगा और इस किस्म की कार्रवाइयाँ होंगी तो उसका रद्द अमल भी होगा। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है उन्होंने कहा कि हमने तो ये फैसला किया पीटीआई ने कि अगर ये कार्रवाइयां रहेंगी तो उसके बाद फिर नहीं कुछ भी मामला आगे बढ़ सकेगा, फिर करनी पड़ेगी कार्रवाई। आपकी तलात क्या है नॉर्थ वजीरिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार। मैं कुरान मजीद की एक आयत से दोनों मुहारिफ फरीकों के लिए एक रहनुमाई की बात करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। बाज़ लोगों की हरकतों से आप इश्तियाल में ना आए। आपको उस वक्त भी अदल से काम लेना है जो तक़वा के करीब है। मुज़ाकरात शुरू हुए और मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी, फिजा बन गई। आगे जाकर ऐसा हुआ कि अभी सीज फायर नहीं, जंग बंदी नहीं हुई और एक वाक़या हो गया कराची वाला और उसकी जिम्मेदारी भी तालिबान ने कबूल की। फिर एक वाक़या हुआ मेहमान एजेंसी वाला, उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई। उससे मुज़ाकरात का सफ़र थोड़ा सा मशकूक हो गया। जिस तरह वो कहते हैं कि हम इश्तियाल में, उनको इश्तियाल में नहीं आना चाहिए था। जिस तरह वो कहते हैं कि हमारे लोगों को मारा गया है, वो इश्तियाल में आ गए। इस कार्रवाई से फिर हमारी रियासत इश्तियाल में आ गई और उन्होंने अपनी कुव्वत का मुजाहिरा भी किया। ज़ाहिर रियासत है, उसके पास बहुत कुव्वत है और ग्रुप्स के पास वो कुव्वत तो नहीं होगी। इन दोनों सूरत हाल के बाद अब पोजीशन ऐसी बन गई है कि पाकिस्तानी कौम परेशान है कि मुज़ाकरात हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। मेरी एक दरख्वास्त है कि जब आप पहाड़ी इलाकों में सफर करते हैं तो आपके सामने पत्थर आ जाता है। पत्थर देखकर लोग सफर नहीं छोड़ते, पत्थर को हटाते। ये हाइल रुकावटें हैं, इन रुकावटों को हटा दिया जाता है और सफर जारी रहना चाहिए। तो किस बुनियाद के ऊपर रुकावट हटाई जाए कि कहा जाए उनको कि आप कार्रवाइयां करते रहे? दहशतगर्दी कार्रवाइयों की कोई हिमायत नहीं करता, मैं अर्ज करता हूँ। जब हम कहते हैं ना कि मुज़ाकरात होने चाहिए, इसका माने है कि बहुत बड़ा खून खराबा आ रहा है और कौम को उस खून खराबे से निकालना है। जो हो गया वो तो हो गया, मुस्तकबिल में जो खून खराबा हो रहा है उससे निकालना है। अच्छा, हमारा तो ये मौकफ है कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज भी चौधरी निसार साहब ने कहा है कि हम कार्रवाई कौन सी कर रहे हैं जिसका वो कोई जवाब दो। एक कॉमा होता है, एक फुल स्टॉप। मुझे कॉमा तक इजाजत चाहिए, फुल स्टॉप तक नहीं। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम 10 साल से एक हालत जंग में तो हैं। हमारी इकानमी तबाह हो गई, हम बहुत ज्यादा गुर्बत के लकीर के नीचे आ गए। अब हमें इससे निकलना है। जो लोग ऑपरेशन का मशवरा देते हैं तो वो मुझे टाइम फ्रेम दे दें कि 10 साल और ऑपरेशन और उसके बाद ये हो जाएगा कि भाई ये लोग खत्म हो जाएंगे या फिर हमें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अगर मुज़ाकरात करने पड़ेंगे तो हमें थोड़ा सा दिल बड़ा रखना होगा, तालिबान को भी ऐसी हरकत नहीं करनी होगी और हमें भी थोड़ा दिल बड़ा रखना होगा और जो डेट ला के इसको खत्म करना होगा। आपके ख्याल में ऑपरेशन कोई हल नहीं है? एक और बात भी करता हूं, अब मियां नवाज शरीफ साहब पर बहुत ज्यादा दबाव भी है, लिबरल तबके से है, मीडिया का भी है, पार्टी का भी है, बहुत सारे मसले हैं।
उन्होंने फिर भी एक आदेश दिया कि नहीं वो आपने मुज़ाकरात करने हैं। अब मेरी ये राय है कि वो दोनों कमेटियों को बुलाएं और अपनी सदारत में एक मीटिंग करें और उसको आगे बढ़ाएं। एक बात मैं और करना चाहता हूं, हो सकता है कि आपके इस प्रोग्राम की वजह से दोनों कमेटियां हमारी बात समझें और अल्लाह ताला करे कोई हल लेकर आए। अब एतमाद की फिजा खत्म हो गई है, जब तक एतमाद नहीं बहाल होगा तो मुज़ाकरात तो नहीं हो सकेगा। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, एक बात और जी, अभी तालिबान के पास कुछ फेमस किस्म के कैदी हैं, उनको वो छोड़ना पड़ेगा एतमाद की फिजा को बहाल करने के लिए। मैं अर्ज करता हूँ तैयार है, यानी कम से कम अजमल खान जो वीसी है या वो मेरे ख्याल में तासीर के साहबजादे या हैं, यूसुफ रजा साहब, गिलानी जो भी उनके पास है, हाँ। ये मुझे तफसील तो नहीं मालूम, जो उनके पास है वो छोड़ें। ये खैर सगाली होगी कि हम इस मुज़ाकरात को कामयाब कराना चाहते हैं। और अगर उनका दावा ठीक है कि रियासत के पास हमारे खवातीन और बच्चे हैं तो वो खवातीन और बच्चे वो छोड़ दें इंशाअल्लाह। लेकिन आप ये कह रहे हैं ऑपरेशन कोई हल नहीं है। मालिक साहब, क्या ऑपरेशन को ही वाहिद इस वक्त हल है और क्या ऑपरेशन का फैसला हो चुका है या कोई और ऑप्शन भी गवर्नमेंट के पास है मुज़ाकरात का? देखें, अभी मौलाना साहब ने एक बात की, बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है। ये एक पुरानी बात होगी, आप डराते रहे पहली बात है, बहुत बड़ा खून खराबा क्यों होगा, क्या वजह है, क्यों होना चाहिए? और बात मिसट्रस्ट की है, एक कानून तोड़ा है और एक तो रियासत है और एक तो वो है जिन्होंने कानून तोड़ा हुआ है। ये कोई नजरियाती ग्रुप्स नहीं है। ये जो अफगानिस्तान की तालिबान है उनका जो स्टैंड है वो और है, इनका स्टैंड कुछ और है। यहाँ पे कौन सी ये तहरीक चला रहे थे मुल्ला, कौन सी तहरीक ये खुरासानी चला रहा था और किस शरीयत के तहत ये क्या चला रहे हैं, जो इनकी शरीयत है वो भी सामने है। बात ये यहाँ पे अगर बात की जाए, अभी मौलाना साहब ने कहा लिबरल्स का प्रेशर है, जो दबने से इनकार कर दे कत्ल गारत की सियासत से, जो दबने से इनकार कर दे, जो इन तालिबान जो अपने आप ये तालिबान कहते हैं या ये जो रिलीजियस मजहबी इंतहा पसंद इनको कहता हूं, मैं तालिबान भी नहीं कहता। अगर आप मजहबी इंतहा पसंदों की शरीयत को चैलेंज करें तो आपको लिबरल बना के कुफार की सफ में खड़ा कर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे कोई प्रेशर लिबरल्स का नहीं है, उन पे प्रेशर है पाकिस्तानियों का, कानून पसंद पाकिस्तानियों का, जो मर मर के थक गए हुए हैं। जब ऑपरेशन की पहले बात हुई, जब नजर आया इन एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को कि एक ऑपरेशन होने वाला है, निगोशिएशन शुरू हो गई, बॉम्बिंग शुरू हुई, अब कल बॉम्बिंग हुई है आज, तो बात आ गई है चलें सीजफायर की बात कर ले समीउल्लाह के साथ। बात यह है गुडविल जो सी है, जितनी रियासत ने दिखानी थी रियासत ने दिखा दी है। मैं इनकी इस बात से आइडिया मुझे बड़ा पसंद आया कि अब ये गुडविल दिखाएं तालिबान, ये कोई छोड़ें, हाई प्रोफाइल प्रेसिडेंट दूसरे कैदी भी छोड़ें। और ये पहली बार बात मैं सुन रहा हूं, अब जो मुतालबा आ गया है कि औरतें और बच्चे, पहले बताएं कौन सी औरतें, कौन से बच्चे, कौन से बुजुर्ग पकड़े हुए थे। ये बात आज से 4 महीने पहले नहीं थी, 3 महीने पहले नहीं थी, एक डिमांड अचानक आ गई है। नहीं, प्रूफ होना चाहिए, हर चीज का कुछ सबूत होते हैं ना। बाकी हर चीज का इनको सबूत है, इनको ये भी पता है इनके लोगों को कि ये आदमी अंदर से काफिर है, अंदर से इसको गला काट दो, इसको ज़िबा कर दो। बताएं, प्रेस को हर वक्त बात करते हैं, हमें बताएं कौन से बच्चे हैं, औरतें किस जगह पे हैं, कहां पे। बिल्कुल, ये अच्छा, ये हुकूमत को तो पता होगा ना। मैं मुफ्ती साहब जनरल साहब से माफी चाहूंगा। खैर है, एक मैं इससे मालिक साहब तो देर से आए जी, इसलिए वो सारी बात नहीं सुन सके। हम जो पैनलिस्ट होते हैं, हम किसी तबके की नुमाइंदगी नहीं करते, हम कौम की नुमाइंदगी करते हैं और हमें उठी बात तजदीद ठीक कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? नहीं, आप बेशक करें, मैं नहीं करता, मैं पूरी कौम की बात करता हूँ और इसको बेहतर समझता हूँ। इन्होंने जो कहा ना कि वो अचानक आ गया मुतालबा आ गया, देखो हमारे पास वहाँ कम्युनिकेशन गैप है, इस बात को समझना चाहिए। अब एक वाकया होता है, हमें पता नहीं किसने किया है, तालिबान उसको कबूल कर लेते हैं, तो ये लिसान। अच्छा, मैं गवर्नमेंट से पूछ रही थी सर, उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू आने देना। एक मिनट, तालिबान कह देते हैं कि ये हमने कबूल किया है, तो हम उसको लिसान सादिक समझकर ये सारी बातें उनके दामन में डाल देते हैं। अब अगर तालिबान कहते हैं कि हमारे बच्चे और खवातीन हैं, इसको क्यों नहीं माना जाता? माना जाएगा, जाना चाहिए, आप माना जाना चाहिए। अगर बच्चों और औरतों का
मसला है तो ये बात दुरुस्त होगी। इंसानी हुकूक की बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों को छोड़ो। और देखो लिबरल की जब बात करते अच्छा, हैं, एक सेकंड, मैं मुफ्ती साहब, पूरा टाइम लिबरल खत्म को हो आपने जाएगा सर। काफिर नहीं कहा, नहीं, हाँ। हो सकता है मैं ख्यालात में ज्यादा लिबरल हूँ। हाँ। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो लोग आईन की बात मानते हैं वो लोग भी इस्लाम की तशरीह करते हैं ना। जब आप मुतदिल आदमी की तशरीह नहीं मानोगे और आप जाकर किसी मुतशद्दिद की बात मानोगे, उसी को फिर आप नक्शे पेश देखना करोगे। पड़ेगा कि मुतशद्दिद ने हथियार ये तो उठाए बड़ा- कि नहीं उठाए। ये तो जनता- गलत है ना। अच्छा। एक और तशरीह मौजूद है ना, सही। उसको क्यों हाईलाइट नहीं किया? मैं उसको करती हूँ सर, मैं उसको भी हाईलाइट करती हूँ। वो कह रहे हैं अगर औरतें बच्चे हैं उनको रिहा कर दे। पहली बात तो ये बताइए, गवर्नमेंट ने क्या फैसला कर लिया है कि हमने ये ऑपरेशन करना है या पत्थर का जवाब ईंट से देना है? ये फैसला हो गया? नहीं, पत्थर का जवाब नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया हाँ, जाता है। अच्छा, ठीक है। गवर्नमेंट के उल्टा जवाब हो से- गया, ठीक है। लेकिन आप मुफ्ती उल्टा साहब ने कर मुझे रहे हैं। जज्बाती कर दिया। ईंट से पत्थर ईंट को तोड़ता जी, है जी, और ईंट पत्थर को नहीं तोड़ता है। ठीक। मुफ्ती साहब ने दरमियान में बात की कि अगर कोई पहाड़ी इलाके में सफर कर रहे हैं और पत्थर रास्ते में आ जाए तो उसको रिमूव करें बजाय इसके कि रास्ता छोड़ दे। हम बिल्कुल मुफ्ती साहब के साथ 100% मुत्तफिक हैं। हम पत्थर उठाते जाएंगे और रास्ता साफ करते जाएंगे। लफ्ज ऑपरेशन बिल्कुल एक गलत बात है, ठीक है। फौज अपने फराइज अंजाम देंगे, लोगों को अमन मुहैया करने के लिए मुकम्मल कोशिश वो करेंगे और अमन प्रोवाइड करने के लिए जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा उसको हटा दिया जाएगा, उसको क्रश किया जाएगा मुल्क की मफाद में। और ये बात यकीनी बनाने के लिए कि जो भी कार्रवाई की जाए मुल्की आइन और कानून के मुताबिक, इस्लामी असूलों के मुताबिक वो कार्रवाइयां की जाए। रह गया जहां तक बात आपके औरतों और बच्चों की आपने बात की, हमारे इल्म में इस किस्म की बात कोई नहीं है जिस तरह वालिद साहब कह रहे हैं। लेकिन मुमकिन है कोई ऐसी बात हो और जिसके बारे में अगर वो सबूत दे कि औरतें बच्चे पकड़े हुए हैं और फौज के कस्टडी में या किसी एजेंसी के कस्टडी में या कहीं पर भी है, मेरे ख्याल में कोई ये मुश्किल बात नहीं होगी इस मुतालिबे को मानना। अगर वो गुडविल जेस्चर का मुजाहरा जिस तरह से मुफ्ती साहब ने कहा अगर तालिबान कर लेते हैं, वो जो हमारे प्रोमिनेंट किस्म के कुछ लोग उनके कस्टडी में है जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, वो छोड़े जाए। अगर कोई औरतें और बच्चे कहीं पर हैं जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है और न मैं चूंकि उस सब्जेक्ट से डील करने वाला आदमी नहीं हूं, तो मैं आपको 100% मुफ्ती साहब यकीन दिलाता हूं कि इसमें किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। रह गया जहां तक इस बात के फैसले करने का ताल्लुक है, फौजों की ये कार्रवाई जो पिछली रात को की गई है, आज दिन को अगर कुछ किया गया है, फौज दारमल इलाके में मौजूद है, वहां पर कोई एक्शन होता है वो इंतजार नहीं करेंगे कि यहां से कोई सिग्नल उनको मिल जाए। काफी हो गया मरने वाली कार्रवाई, बेशुमार लोग मर गए। अभी अगर कोई आदमी मारा जाएगा तो उसके जवाब में लोग मारे जाएंगे। अब जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात आपको एक और बात, ये कुछ बहुत कर रहे हैं, देखें हमारे मुल्क में जो चिचनिया वालों की या ताजिक की या उज़्बेक की या फलाने की क्या जरूरत है? वो कहां से आए? उनका हमारे मुल्क से क्या ताल्लुक है? क्या लेने आए यहाँ पर? कौन से कुफ्फार यहाँ पर है? हम कौन से काफिर डिक्लेयर करें? हमें लोग बताएं ना। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है और उनके लिए दुनिया के जिहादियों को इकट्ठा किया जाना है, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनकी नस्लकशी करने के लिए, फिर तो अगर आलिम दीन इसको जस्टिफिकेशन समझते हैं उसकी करें और वार डिक्लेयर कर ले। इस बात की जरूरत थी नहीं। बदकिस्मती हमारी यह है कि एक लड़ाई जो हमारी लड़ाई नहीं थी, एक लड़ाई जो इस खित्ते की लड़ाई नहीं थी, एक लड़ाई को इस जगह पे लाया गया और लाके बदकिस्मती से शुरू कहीं और 4-5 साल के बाद बड़े चालाकी से यहाँ शिफ्ट किया गया और यहाँ हम दस्तों के अभी एक और लड़ाई है जो हमारे नाम पे लड़ाई, एक दूसरे के गले काट रहे हैं। अच्छा मालिक साहब, सॉरी, जनरल साहब जो बात कर रहे थे, मैं इस पे बहुत मुझे खुशी हुई है कम से कम कि इन्होंने क्लियर स्टांस तो लिया है। एक ब्रेक के बाद मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते, शफकत साहब से भी, मालिक साहब से भी, अपने तमाम पैनलिस्ट से बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मुफ्ती साहब ब्रेक में भी बात कर रहे थे, मैं क्विकली, शफकत साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप कुछ कहना चाहते हैं? माइक साहब, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन कोई हल नहीं है, ऑपरेशन के बाद भी आपको यही करना है जो आपने शुरू में किया है, मुज़ाकरात, तो फिर उसके बाद क्या फायदा होगा? वो नहीं, देखिए, बात किसी को मुज़ाकरात पे एतराज नहीं है, कोई नहीं चाहता कि खून बहे, लेकिन कुछ पैटर्न्स आपने देखने जो आपने करने। अगर मुज़ाकरात की इतनी ख्वाहिश दोनों तरफ थी तो ये 23 लाशें नहीं गिरनी चाहिए थी, ठीक है ना। एक मेजर को, 7 सोल्जर्स को शहीद नहीं होना चाहिए था। फिर एक तरफ ये नहीं हो सकता, और फिर ये किस किस्म की बातचीत चल रही है कि एक तरफ जो आदमी 23 आदमी ज़िबा कर रहा है, उसी का जो नॉमिनी है, जो तहरीक तालिबान मोहम्मद का,
وہ خراسانی کا آدمی جو سا ہے وہ قاری شکیل وہ ہیڈ کر رہا ہے اس طالبان کی پولیٹیکل شورا کو جو اس کمیٹی کو ڈائریکشنز دے رہی ہے. آپ کانفلکٹس دیکھ لینا اور پھر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں جب ریاست نے ایک سخت سٹینڈ لیا ہے تو تب کوئی بات کی رضامندی بھی آنی شروع ہوئی. جیسے کل رات سے اسٹیٹمنٹ آپ بات چیت کر رہے ہیں, بڑی سیدھی بات ہے. دو چیزیں ہیں ابھی تک, ادھر سے پرائم منسٹر انوالو ہو گیا, ادھر سے 4 ممبر کمیٹی آگئی, سرکار انوالو ہوگی, وہاں سے افغان طالبان کا کوئی ڈائریکٹ آدمی ابھی تک انوالو نہیں ہوا. پراکسی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, وہ تو ابھی تک وہاں نہیں پہنچے. ٹھیک ہے نا. آپ نے سیز فائر منیمم تھا وہ آپ نے اناؤنس نہیں کیا. آپ باقی ساری چھوڑیں آسما, آپ تو پولیو ورکرز ابھی تک مار رہے ہیں. پولیو ورکر نے کون سا یہاں پہ کس کے بچے اٹھا لیے, عورتیں اٹھا لی ہیں, اس بیچارے 250 روپے روز والے کو, اس کو آپ مار رہے ہیں. تو ابھی بھی اسٹیٹ ریئیکٹ نہ کرے, ابھی بھی یہ آپ کہتے ہیں, پھر آپ اوپر سے کہتے ہیں کہ جی اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو اور خون خرابہ ہوگا. اس سے کیا خون خرابہ اور ہوگا؟ 60,000 آدمی مر گیا ہے, ابھی تو مر گیا ہے. ہر مرنے والے کے ساتھ 10 بندے کا خاندان بھی تباہ ہوتا ہے. میں یہ بات کروں گی تو مفتی صاحب مجھ سے ناراض ہوں گے, ہمارا ان کا ادب کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں آپ پارٹی بن جاتے ہیں اس میں. ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ 65,000 لوگ جو مر رہے ہیں, ہم ان کی پارٹی نہ بنے؟ مجھے یہ بتائیے, ہمیں نہیں پتا پاکستانی ہے کیوں نہیں پارٹی بنے, ہمیں نہیں پتا, ہم کیا مر جائیں. 63,000 لوگ مر گئے ہیں نا, برائے مہربانی اس کی فہرست بتائیں کہ کہاں کے لوگ ہیں. اگر خدا نخواستہ وہاں ہاں ایک آدمی کیس ٹو کیس دیکھیں. میں تو کہتا ہوں جو لوگ آپریشن کی بات کرتے ہیں وہ 65 کو لاکھ میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے خدا کے لیے. یہ جو میرا ملک ہے, یہ میرا ملک کی میرے ملک کی تقدیر میں گنگرج نہیں ہے, بم دھماکے نہیں ہے. خدا کے لیے مذاکرات کرو, جو لوگ آئین کو مانتے ہیں اور پاکستانی شادی کارڈ رکھتے ہیں ان سے مذاکرات کرو تاکہ تیسرے ہاتھ پر کڑی نظر رکھی جائے. کہاں پر نہیں کیا, کہاں پہ نہیں کیا. تمام میڈیا, تمام لوگ, ہر طرف سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ آپریشن ہونا چاہیے. حکومت نے اس کے باوجود اعلان کیا, سب کچھ بار بار جذباتی ہو گیا. جذباتی ہو گیا. یعنی انہوں نے 2 غلطیاں کی, ہم نے بھی 2 غلطیاں کی نا. غلطی ہے نہیں, ہم نے کیا کیا؟ کمال. یہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تو ریاست کو حل کی بات کرتا ہوں. ریاست کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, ریاست کو نکالنا ہے. شفقت صاحب اب دور ہے, جیسا آپ کے پاس آتی ہی بات لے لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپریشن بالکل حل نہیں ہے, آپ کو آنا ہوگا. شفقت صاحب مذاکرات پہ آنا ہوگا, آپریشن حل نہیں ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں آسما, ہماری جماعت جو ہے وہ ہمیشہ مذاکرات کی حامی رہی ہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپریشن جو ہے وہ ایک آخری آپشن موجود ہے. اور لیکن آپریشن میں بہت سارے اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں, کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے, انوسنٹ سویلینز بھی مارے جاتے ہیں, لیکن وہ ایک آپشن موجود ہے ایسے گروپوں سے جو کہ نہیں ماننے والے. لیکن ہم نے مذاکرات کی بات مسلسل کی ہے, اور اس لیے کی ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایسے لوگ موجود ہیں وہاں پہ جو کہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اب جو پچھلے 1-1.5 ماہ سے یہ جو معاملہ چل رہا ہے, اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوئی ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی اکائی نہیں ہے, ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مذاکرات نہیں چاہتے اور وہ پے در پے دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں, اور اس سے ایسا کوئی ماحول کریٹ نہیں ہو رہا جس سے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. اس لیے ہم نے اپنی کور کمیٹی میں ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا اپنے اعلامیے میں. یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے شفقت صاحب, یہ تو پھر آپ کی پارٹی کی پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ اس سے پہلے ہر صورت مذاکرات کی بات کر رہے تھے. جی نہیں, ہم اب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے اعلامیے میں 2 چیزیں کہی تھی. اور ایک تو یہ کہا تھا کہ یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں جس طریقے سے ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو 23 ہمارے FCC کے جوانوں کو شہید کیا گیا, تو اس سے تو پھر یہ مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دوسری چیز ہم نے یہ کہنا چاہ رہے ہیں, دوسری چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ اس میں ایسے گروپ موجود ہیں اور طالبان میں ڈویژن ہے جو کہ مذاکرات بالکل نہیں چاہتے, اور اس لیے دہشت گردی کی کارروائی جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا جن صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کہہ دینا کہ مذاکرات ٹوٹلی آؤٹ ہے اور ہر آدمی کو مارا جائے گا اور ختم کیا جائے گا اور یہ بات نہیں ہوگی. دنیا میں جتنے بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں فائنلی پھر مذاکرات پہ ہی فیصلہ ہوتا ہے. ورلڈ وارز بھی ہوئے, آخر میں جا کے مذاکرات پہ نتیجہ نکلا اور پھر فیصلہ اس پہ ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, 3 دن سے حکومتی ٹیم چیخ رہی ہے اور یہ مطالبہ کرتے جا رہے ہیں کہ ابھی اگر یہ جو شہداء کی شہادت کے بعد
जिसको उन्होंने रिवील किया, उसके बाद ये आता रहा है कि जी वो अभी ऐलान कर दे कि वो अपनी कार्रवाइयां खत्म कर देंगे हर जगह। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है इसके बारे में। तालिबान ने आज तक कोई बयान आज तक उन्होंने नहीं दिया। मौलाना साहब ने तजवीज दी, इस बारे में कोई बातचीत उन्होंने की। वो अपने मगरूरी में, गरूर में, तकब्बुर में मस्त हाथी की तरह इस वक्त है, वो चैलेंज कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जी हमारी जगह मौजूद है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब गवर्नमेंट जो है ना, जो कोई लड़ना चाहेगा उससे लड़ेंगे, जो बातचीत करना चाहेगा उसके लिए भी दरवाजा खुला रहेगा। कोई ऐसी बात नहीं है। एक आदमी अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो अगर बात करना चाहता है और वो तर्क करने के लिए तैयार है, ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाई करने के लिए, मेरे ख्याल में हुकूमत ने कोई इस किस्म की बातचीत नहीं की। शफकत साहब भी कह रहे हैं कि ये तो मैं मालिक साहब की बात बाद में करता हूँ। मैं जनरल साहब को सपोर्ट करना चाहता हूँ इस बार जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनके साथ मुज़ाकरात। तालिबान की हम दो किस्में बना देंगे। एक वो जो हमारे आईन नहीं मानते, हमारा कानून नहीं मानते। कौन बनाएगा सर? यार जरा सबर तो करें, कमेटी के अंदर बात तो पूरी हो जाए। एक वो है जो हमसे बात करना चाहते हैं, बात करने वाले से बात करो, जो बात नहीं करते उसके लिए यही तो वो कह रहे हैं। मैं कहती हूँ 71% आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है आरटीपी से बात करते हैं। और बात तो करनी पड़ेगी। मुझे ये बताएं, दोनों को मुझे एक बात बताएं, दोनों को एक पल्ले में न तोले। मुझे बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे इस बात। मुझे ये बता दीजिए, खालिद खुरासानी जो है ये कौन से पलड़े में आता है? क्या ये बात करने वालों में है कि जो इसकी मुखालफत है? मुझे इसका जवाब दे दें पहले। मैं इंडिविजुअल नहीं आऊंगा, मैं मैं बता दो क्यों नहीं आएंगे। मैं उस कैंप का आदमी हूँ जो मुज़ाकरात का हामी हूँ। आप वो बातें करते हैं ना जिससे मुज़ाकरात मुतासर होते हैं। मैं अर्ज ये करता हूँ, आप मुझसे ये पूछे कौम की क्या राय है? नहीं, कौम की क्या राय? कौम की राय तो आप कौम की राय ना आप बता सकती है ना मैं इस पार्लियामेंट ने बताइए। ये पार्लियामेंट ने बताइए ना, क्यों नहीं बता? क्या बताइए पार्लियामेंट? ये शफकत साहब की, शफकत साहब एक सेकंड, एक नहीं, जब मुतफिका करारदाद जो आई है एपीसी हो गई है, नहीं चाहिए मालिक साहब एपीसी नहीं हुई, करारदाद मुतफिका नहीं आई, वो कौम की राय है। अच्छा लोगों ने मुशर्रफ परवेज सर एक सेकंड, सर कौन की राय है? अमन लाए, कौन की राय नहीं है कि आप लाशें गिरा के लंबे पड़ जाए। ये कौन की राय नहीं है? मिसाल के तौर पर मुतफिका करारदाद आई है ना, सब लोगों ने अपने अपने ख्यालात छोड़े, मुतफिका करारदाद आई है। वो कौम तो ये कहती है कि जनरल मुशर्रफ ने अगर लड़ाई शुरू की थी उसके खिलाफ वोट पड़े 2 दफा। कौम तो जंग के हक में नहीं, अमन के हक में है। कौन सी तो अमन को एक कौम? हमारी पाकिस्तानी कौम। कौन सी कौम? हम पाकिस्तानी कौम। ना 2 दफा जो इलेक्शन हुआ है। मैं जनरल साहब की बात सुन, जनरल अपने सर्जन जनरल साहब हमारे मुश्ताक साहब शहीद हो जाते हैं, जनरल बिलाल उमर शहीद हो जाता है, जनरल जावेद सुल्तान शहीद हो जाता है, जनरल नियाजी से शहीद हो जाता है, दर्जनों के हिसाब से ब्रिगेडियर मारे जाते हैं, 5000 फौजी मारे जाते हैं। उसके बावजूद भी किसी किस्म की कोई ऐसी ऑपरेशन नहीं की गई है जिसके ऊपर, और फिर उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाती है, पूरा कौम फैसला करता है कि हम बातचीत करेंगे, उसकी ओनरशिप उनके पास चली जाती है और कौम की राय का एहतराम करते हुए हुकूमत एक रास्ता तय करती है। रास्ता तय करने में ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है जो कि बिल्कुल किसी सूरत में, जिन पर किसी किस्म का कोई मुतनाज़ा नहीं, कुछ नहीं है, गैर मुतनाज़ा अशखास को आगे किया जाता है, दूसरी तरफ से कार्रवाई की जाती है। उसके बावजूद कदम कदम पे हर जगह रोजाना बयानों के जरिए से, मारधाड़ के जरिए से, शहादतों के जरिए से, कत्ल गारत के जरिए से ये बताने की कार्रवाई को, ये मखलूक जो इस किस्म की कार्रवाई कर रही है, इनके साथ अगर बातचीत किया जाए मेरे ख्याल में जुल्म दिया जा रहा है। जो लोग एक ब्रेक ले लूं शफकत साहब जी, आप कह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक ले लूं सर। मालिक साहब ये कोई की बात सुन लें जी। हमारी पोजीशन को कुछ हमारे दोस्त या डिस्टॉर्ट करते रहे हैं। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर थी कि आपका एक दुश्मन से मुकाबला है। दुश्मन से मुकाबला जब आप करने चले हैं तो आपने दुश्मन की कुव्वत जो है उसको कमजोर करना है, और वो कमजोर कैसे हो सकती है? कि वो ऐसे हो सकती है कि उनमें से जो भी आपके साथ मुज़ाकरात करके आइन के दायरे में आना चाहते हैं उनको मौका फराहम किया जाए कि वो आइन के दायरे में आ जाए। अब भी हम ये कहते हैं कि अब भी आइन के दायरे में अब बना है सर, अब नहीं है। मैं आपको अपनी स्टेटमेंट्स दिखा सकता हूँ, मैं आपको अपनी स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। नहीं, बार बार हमने ये कहा है कि आप अपने सबको उनको इकाई समझ के उनके ऊपर सबको एक ही लाठी से ना हाँकें। आप कोशिश करें कि उनको अच्छा, उनमें से जो आ सकते हैं उनके बारे में उनको
مالک صاحب اور تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ اکائی ہیں. سر میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس پہ آپ سے شروع کر لیں گے, اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے شفقت صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان ایک تقسیم ہوئے ایک اکائی نہیں ہے. مالک صاحب آپ کا اختلاف تھا کہ اکائی نہیں ہے. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جس طرح وہ گریک میتھولوجی میں 3 ہیڈ ہائیڈرا تھا نا, یہ پیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. یہ 42 گروپ آرگنائزیشنل ٹھیک ہے, انڈیپینڈنس ہے ان کی, لیکن نظریاتی طور پر اور ایک لارجر پکچر میں جڑے ہوئے ہیں. میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. کون سا گروپ آج تک, اگر یہ جو 5-6 بڑے گروپس ہیں, کیا انہوں نے آج تک کسی ایسے چھوٹے گروپ کے خلاف کوئی ایکشن لیا جو ان کے خیال میں غلط کاموں میں انوالو تھے یا ان کی آئیڈیالوجی سے نہیں تھے؟ جب بامبنگ ہوئی عیسائیوں کے چرچ کی پشاور میں, اچانک ایک نیا گروپ نکل آیا. اس کو کسی نے اونپ نہیں کیا, لیکن اس کارروائی کو جائز قرار دے دیا. ہاں کہ ہم اس سے ہم کی نہیں, مگر مفتی صاحب کہتے ہیں کئی لوگوں کی اسپیسیفک بات نہ کریں. اسپیسیفک بات کیے بغیر جنرلائز سولوشن نہیں آ سکتا. میں نے کہا جب خراسانی کی آپ بات کرتے ہیں, اگر یہ ایک اکائی نہیں ہے, وہ آدمی 23 بندے ذبح کر رہا ہے اور اس کا نامنی اس شورا کو ہیڈ کر رہا ہے, یہ بہت بڑا ایک بہت بڑا تضاد ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا شفقت صاحب, مالک صاحب کی بات پھر درست, پھر ہم بھول جاتے ہیں حکیم اللہ محسود کا جو آفریدی تھا, رائٹ ہینڈ مین, یہ ہم بھول گئے کہ افغانستان میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ پیسوں کے ساتھ پکڑا گیا. کیا ہم بھول کے جو پہلے لوگ انڈیا سے پیسے لیتے پکڑ گئے؟ یہ نظریاتی سارا یہ اللہ کے نام پہ بدنامی ہے, قتل و غارت ہے. اگر آپ ان سب کی ہسٹری نکال لیں, مجھے بتا دیں ان میں سے کتنوں کی کتنی علماء والی ہسٹری ہے, کنہوں نے کتنے تصانیف کی ہیں. یہ تو خیر اب بالکل الگ بحث ہو جاتی ہے, الگ بات نہیں ہے کی بات ہے. بیکاز جب یہ بحث کرتے ہیں شریعت کو لے آتے ہیں اور ویسے اغوا برائے تاوان سب کچھ. کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا دیکھیں جی, یہ میں ہر ایک کو حق جی سر میں آ رہی ہوں آپ کے پاس, کیونکہ شفقت صاحب بہت کچھ بولے. شفقت صاحب باری ہماری ہے, ہمارا آپ کا مقابلہ ہے. سوری جی, میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو اکائی تسلیم کر لینا, ایک گروپ بنا لینا اور ایک طرف سے فوج کو کر لینا, دوسری طرف سے ہر ایک آدمی کو. کوشچن یہ ہے کہ قوم نے ایک فیصلہ کیا آل پارٹیز کانفرنس کے تھرو, اور اس فیصلے کے روپ میں اس کے مطابق بات چیت کو ذریعہ بنایا گیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اب بات چیت کرنے کے لیے حکومت نے یہ کہا, طالبان کو ایز اے ہول انہوں نے ایڈریس کیا کہ آپ لوگ سامنے آؤ, وہ سامنے آئے. جنرل صاحب ایک چیز پہ آپ الیبریٹ کر دیں, کیا یہ ان پہ فرض نہیں ہے طالبان پہ کہ یہ ثابت کریں کہ یہ ایک اکائی نہیں ہے, کہ کسی کا کنڈیم کریں, کچھ کریں؟ ٹھہریں تو صحیح نا, بات نہیں کرنے دیں گے تو یہی ہوگا نتیجہ نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بطور اکائی, آپ نے ان کو اکائی بنا کے ایک طرف کھڑا کر دیا کہ ٹھیک ہے بات چیت کرنے کے لیے, طالبان سے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم نے اپنی کارروائی شروع کی, نامینیشن کیے, انہوں نے نامینیشن کیے, ٹھیک ہے نا جی. اب اگر بفرض بعد ان میں سے کوئی ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو مانتے ہیں, پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, پاکستان کے قوانین کو مانتے ہیں, ہم جنگ و جدل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, ہتھیار سائیڈ میں رکھنے کے لیے تیار ہیں, ہم باز آئے جو کارروائی تھی, اگر اس قسم کی کارروائی کی جاتی ہے کسی اور کے گناہ کے لیے جو اس بات کے لیے تیار نہیں ہے, جو لاشیں پھینکتا ہے, جو چرچوں کے اندر جو ہے نا وہ بم بلاسٹ کرتا ہے, یا مدرسوں کے اندر یا مسجدوں میں, ان کو اس کے برابر آپ نہ گردانے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آ جاتا ہے تو, اور یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کبھی بھی اکائی شکائی تسلیم کرنا جو ہے نا, یہ ایک غلط بات ہے. لیکن پھر بھی تسلیم کیا گیا, میں نے بتایا کہ ایک فیصلہ ہوا تھا, حکومت مجبور تھی اس فیصلے کے مطابق, ادروائز ہمارے پاس آپشن یہ تھا کہ گروپس کے ساتھ اب بات چیت کرتے اور ان کو علیحدہ کر کے امن کے بلکہ ہوا بھی سجنا گروپ اور وہ سب لوگ. اچھا شفقت صاحب, میں آپ کے پاس لاسٹ پہ آتی ہوں. شفقت صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ مالک صاحب نے بھی کہا, بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے, ان کو اکٹھا ہم نے دیکھا, ہم نے پوری کوشش کی, مگر یہ اکٹھے ہی ہیں, ابھی یہ نام الگ الگ ہے. دیکھیں ابھی جنرل صاحب نے کہا, میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ قوم نے ایک فیصلہ کیا اے پی سی میں مذاکرات کو, عمل کو آگے بڑھانے کا. مذاکرات کا عمل آگے بڑھا ہے, اب رک گیا ہے, تعطل کا شکار ہے کیونکہ دہشت گردی جاری ہے. جب تک دہشت گردی اس قسم کی ہوگی, مذاکرات کا آگے عمل آگے بڑھنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. لیکن اب اس پہ سب متفق ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی. بالکل ایبسولوٹلی. لیکن میں اس سے آگے بڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جب آپ اس نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اگر آپ اس نتیجے میں پہنچ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہے جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس بحیثیت قوم اور کوئی راستہ نہیں ہے, آپ بھی جنگ کریں گے.
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے دیکھنا جو ہے وہ ان سب کو اکٹھے کرنے کے مترادف ہے جو کہ شاید کچھ آئین کے دائرے میں آنا چاہتے ہوں، شاید کچھ ایسے ہوں جو اس سے تنگ آ چکے ہیں یا وہ اپنی کئی وجوہات کی بنا پر اب آئین کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں اور وہ اس عمل سے کنارہ کش ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی ناسمجھی ہوگی کہ اگر آپ یہ اس عمل کو بالکل ہی ختم کر دیں اور صرف فوجی کارروائی کر دیں، لیکن یہ ناسمجھی ہوگی۔ اور میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں، حکومت کو ہم نے اختیار دیا، حکومت اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا اور اب جنگ کرنی ہے، تو پھر پارلیمنٹ کو سب کو کانفیڈنس میں لیں، ہمیں بتائیں دوبارہ اعتماد میں لینا پڑے گا۔ بالکل مفتی صاحب، اعتماد میں لیں تاکہ ہم، اور تیسری بات آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جہاں ناگزیر ہو جاتا ہے جنگ کرنا، وہاں اتنی ضرور ہم احتیاط برتیں کہ بچے، عورتیں، باقی جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان کے اوپر اثر جو ہے کم سے کم ہے۔ بالکل جی، کیا کہیں گے صاحب کہہ دیں؟ بالکل بات ختم ہو گئی۔ ایک شرط ہونی چاہیے مذاکرات کی کسی وقت کہ وہ جنگ بندی کلیئرلی کہے، اس کے بعد بات کریں، اگر مگر نہیں جو جنگ بندی بند کرے صرف اس سے، بالکل ٹائم ختم ہو اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مستقل پالیسی ہوتی ہے، ایک عارضی واقعات ہوتے ہیں۔ قوم کی رائے یہ ہے اے پی سیز کے ذریعے سے بھی اور متفقہ پارلیمنٹ کی قرارداد، پارلیمنٹ ایک نمونہ ہے نا قوم کی رائے کا کہ ہمیں اس جنگ سے مذاکرات کے، اب اس مذاکرات کو آگے لے جانا چاہیے، اور یہ تو میں کہتا ہوں کامیاب حکمت عملی ہوگی اگر آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ کر لیتے ہیں مذاکرات، تو آپ کو 71% جنگجوؤں سے ان کے ہتھیار ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب جو لوگ کم رہیں گے تو ان سے بھی آپ بات ہو سکتی ہے یا ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ بہت مشکل کے اندر ہم پڑے ہوئے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہمیں آپریشن کی بات نہیں بلکہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں آگے جانا ہوگا، صرف اور صرف مذاکرات۔ جی وہ کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، باقی سب کی رائے کہ جو بات کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بات، جو بات نہیں کرنا چاہتا اس کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، جو ہمارے معصوم لوگوں کو مارے گا اس کا جواب اب حکومت دینا چاہتی ہے اور دے گی، افواج بھی دے گی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سب کی رائے اب کون بتائے گا، یہ پارلیمنٹ بتائے گی۔ کب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے پاس آتا ہے تاکہ عوام کی رائے اور عوام کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ سکے، کیونکہ سب نے کیے ہیں۔ بالکل فیصلہ آ چکا ہے، بالکل، اور پارلیمنٹ میں اس کے اوپر کافی بحث کی جا چکی ہے، اب اس کی گنجائش نہیں۔ بہت شکریہ، سب نے کیے اپنے فیصلے، لیکن اب ہوگا فیصلہ عوام کا۔